नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने चूज़ किया स्टडी के लिए वो है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा सबसे पहले मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? मोनोक्लोनल प्रोटीन्स इन द सीरम और यूरिन and 10% greater than 10% plasma cells in bone marrow or soft tissue slash bone plasmacytoma and organ damage. CRAB, we all know CRAB criteria, and organ damage CRAB. So how you do the testing? So usually आप इसमें जो टेस्ट करते हैं सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस to see the M spike, urine protein electrophoresis. इसमें आप देखते हैं लाइट चेन कैपा ग्रेटर देन लैम्डा एंड हैवी चेन सीरम इम्यूनोफिक्सेशन. Serum immunofixation is very important. It increases the sensitivity around 90% or greater than 90% for M spike, and then urine immunofixation, it further increases the sensitivity to 97% for identifying light slash heavy chains. Now one important concept is this, that 20% myeloma cells, they secrete only urine light chains. 20% plasma cells, 20% myeloma, they only secrete urine light chain. So now what does that mean? So it means that there will be no M spike on SPEP, there will be no M spike on serum immunofixation. So here, तो यहाँ पे क्या होगा कि यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल. और इसी तरह जो दूसरी आप चीज़ कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर अगर आप सीरम फ्री लाइट चेन ऐसे अगर आप इसमें ऐड कर दो तो इट फर्दर इंक्रीजेस सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्शन एंड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन. तो फ्री लाइट चेन ऐसे एंड यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन दो बोथ इनहैंस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. लेकिन जो फ्री लाइट चेन ऐसे है इसको आप यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन की जगह पे भी आप यूज़ करते हो. ये जो है ये सिर्फ ये यूरिन 20% ऑफ द माइलोमा दे सिक्रीट ओनली यूरिन लाइट चेन. अच्छा, अगर आप पेशेंट, आपके पास एक पेशेंट है जिसको अपेरेंटली माइलोमा के मल्टीपल माइलोमा के सिम्टम्स हैं लेकिन उसमें एसपेप भी नेगेटिव है, यूपेप भी नेगेटिव है, सीरम इम्यूनोफिक्सेशन किया वो भी नेगेटिव है, आपने ये यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन किया कि चलो शायद इस पर कुछ नज़र आए, यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन भी नेगेटिव है, सीरम एफएलसी ऐसे किया ये भी नेगेटिव है. तो ये क्या है? ये नॉन सेक्रेटरी माइलोमा है. ये 3% केसेस में होता है, इसको नॉन सेक्रेटरी माइलोमा कहते हैं. बट इट डज हैपन 3% ऑफ द केसेस, तो वेरी रेयरली. रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट था तो उसको प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा थी और और एल्ब्यूमिन कम था. तो वी आर नॉट श्योर कि इट्स अ माइलोमा और नॉट, possibly it's a MGUS or whatever. So we did not know. So oncology से जब मैंने अपने जो oncology अपने जो colleagues थे उनसे मैंने गाइडलाइन ली तो उन्होंने कहा आप शुरू में बस सिर्फ ये 3 टेस्ट भेजो, एस्पेप, सीरम इम्यूनोफिक्सेशन, फ्री लाइट चेन ऐसे. जस्ट जब आपके पास सस्पिशन हो तो ये सिर्फ आप 3 टेस्ट भेजो और देन इट्स बेस्ट टू सेंड ओनली दीज टेस्ट. और जब इन पे कुछ पॉजिटिव है तो फिर आप फर्दर आगे आप वर्कअप करो. इस स्लाइड में वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है हमने पढ़ा. बोथ सीरम एंड यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आर ऑगमेंटेड विद सीरम एंड यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन. दोनों सीरम एंड यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप सीरम एंड यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन से आप इन्हांस करते हो. और व्हाट विल नॉट प्रोड्यूस एम स्पाइक ऑन सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, नॉन सेक्रेटरी माइलोमा नहीं प्रोड्यूस करेगा. इसी तरह जो यूरिन जो सिक्रीटर्स हैं वो भी नहीं करेंगे. सो इन दिस सिचुएशन आपने क्या करना है, जब एम स्पाइक सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे नहीं आ रही तो टेस्ट टू बी डन इज यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन और सीरम फ्री लाइट चेन. दोनों भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक भी कर सकते हैं या ये सिर्फ सीरम फ्री लाइट चेन ऐसे कर सकते हैं. सो नॉन सेक्रेटरी माइलोमा is around 3% and must fulfill 2 criteria: normal serum
एंड यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन, सीरम एंड यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन, सीरम एंड यूरिन दोनों नॉर्मल हो, और इसी तरह सीरम फ्री लाइट चेन रेशो भी नॉर्मल हो। तो इसीलिए अगर आप ये दोनों करते हो, यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन एंड फ्री लाइट चेन, और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका और बाकी भी ऊपर से कोई वो एम स्पाइक नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि नॉन सेक्रेटरी माइलोमा है। सो देयर इज नेगेटिव एम स्पाइक in serum. It means it is urine light chain secretory myeloma 20%. यूरिन जो लाइट चेन secretors होते हैं उसमें एम स्पाइक में नेगेटिव होती है, लेकिन उसमें यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन या सीरम फ्री लाइट चेन ऐसे पॉजिटिव होता है, तो उनको आप यूरिन लाइट चेन secretor कहते हैं। यूरिन लाइट चेन जो secretor हैं वो अराउंड 20% है। बायोप्सी, ऐसे सिचुएशन में बायोप्सी आप ख़ासतौर पर नॉन सेक्रेटरी माइलोमा में बायोप्सी इज डन इन द लास्ट एंड विल डायग्नोस नॉन सेक्रेटरी माइलोमा। इन लाइट चेन माइलोमा इंसिडेंस ऑफ सीकेडी इज मच हायर। अप टू डेट का ये सोर्स है कि लाइट चेन माइलोमा में इंसिडेंस ऑफ सीकेडी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी मैं एम गैस की इवेलुएशन पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि सबसे पहले आप ये 3 टेस्ट आप भेज सकते हो। अप टू डेट से मैं पढ़ रहा था, अप टू डेट लिखा है कि आप ये 3 टेस्ट आप इनिशियल भेज सकते हो, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक पॉजिटिव आया, मसलन फ्री लाइट चेन ऐसे पॉजिटिव आता है या एसपेप पॉजिटिव आता है, तो फिर आगे आप यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन और यूपेप भी सेंड करो। अगर ये तीनों में से कोई एक पॉजिटिव आता है तो आगे यूरिन की टेस्टिंग भी सेंड करो। ये मल्टीपल माइलोमा के वर्कअप के ऊपर ये जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये मैंने डॉक्टर एरन गुडमैन के लेक्चर से मैंने बनाए हैं। उनका ये लेक्चर सबस्टैक पे अवेलेबल है। दिस लेक्चर इज़ वर्थ लिसनिंग, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, और ये सबस्टैक पे अवेलेबल है। ये फ्री कैटेगरी में, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी पड़ती, आप इजीली इसको विदाउट हैविंग एनी सब्सक्रिप्शन आप उसको ख़रीद सकते हो, सुन सकते हो। तो मैंने लेक्चर वहाँ से लिया है। आई लव द वे ही टीचेस, सो दिस इज़ एन अमेजिंग लेक्चर। तो इसलिए आई वुड से कि आपको भी ये सुनना चाहिए। एरन गुडमैन, ही इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट इन कैलिफोर्निया, और उनका ये लेक्चर है ट्विटर के ऊपर पापा हिम से। सो लेट्स टॉक अबाउट, सो व्हाट इज दिस इज द वर्कअप फॉर ऑल न्यूली डायग्नोस्टिक मल्टीपल माइलोमा। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स में 3 चीज़ें हैं, एमगस है, स्मोल्डरिंग माइलोमा है, एंड मल्टीपल माइलोमा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एमगस। व्हाट इज़ एमगस? एमगस में चीज़ें हैं कि 10% प्लाज्मा सेल्स, लेस देन 10% प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो, और एम स्पाइक is less than 3 grams per deciliter. Uninvolved free light chain ratio is less than 100. There is no end organ damage, and there is risk of progression is 1% per year. Again, less than 10% plasma cells in bone marrow, no end organ damage, uninvolved FLC ratio less than 100, और एम स्पाइक जो है वो लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन इज़ 1% पर ईयर। माइलोमा स्पेक्ट्रम की दूसरी डिसीज स्मोल्डरिंग माइलोमा है। इसमें 10 to 59% प्लाज्मा सेल्स होंगे, और एम स्पाइक ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। दोनों भी हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स इसमें नो एंड ऑर्गन डैमेज, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। 10 to 59% प्लाज्मा सेल्स, एम स्पाइक ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, एक या दोनों में से कोई एक हो सकता है, नो एंड ऑर्गन डैमेज। आगे हम मल्टीपल माइलोमा का पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि स्मोल्डरिंग माइलोमा में कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ ना आए जो कि मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। नाउ मल्टीपल माइलोमा में सबसे पहले जो क्लोनल प्लाज्मा सेल्स हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन 10%, और बायोप्सी प्रूवन सॉफ्ट टिश्यू और बोनी प्लाज्मासाइटोमा। पहले तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। प्लाज्मा सेल्स क्लोनल इक्वल टू और ग्रेटर देन 10%, और बायोप्सी प्रूवन प्लाज्मा साइटोमा। अब एक मतलब ये क्राइटेरिया, अब एक प्लस क्रैब या स्लिम क्रैब। क्रैब वी ऑल नो इट्स अ कन्वेंशनल क्रैब रिलेटेड टू मल्टीपल माइलोमा, एंड अगर क्रैब नहीं हो रहा तो यह स्लिम क्रैब। सो व्हाट इज स्लिम क्रैब? सो लेट्स टॉक अबाउट स्लिम क्रैब। स्लिम क्रैब क्राइटेरिया क्या है?
यहाँ पे मैंने थोड़ा इसे ज़रा गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा साफ लिखा है। अब स्लिम क्रैप क्राइटेरिया 60 लाइट चेन रेशो MRI, दिस इज़ द निमोनिक 60 लाइट चेन MRI, ग्रेटर देन 60% क्लोनल प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, uninvolved FLC ratio equal to or greater than 100, provided involved FLC ratio equal to or greater than 100 milligram per deciliter, और आखिरी MRI more than one focal lesion which is जो कि 5 millimeter से बड़ा हो, involving bone or bone marrow. Once we diagnose multiple myeloma, so what is the next step? So next step is here. We have to risk stratify the multiple myeloma. It's just like staging. So there is two systems. This is the old one, international staging system. इस सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें हम यूज़ करते थे क्राइटेरिया इसको रिस्क मल्टीपल मायलोमा को रिस्क स्ट्रेटिफाई के लिए, beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ओनली दो चीज़ें हम यूज़ करते थे, beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। लेकिन अब हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रिवाइज्ड इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम है। सो व्हाट इज़ रिवाइज्ड ISS क्राइटेरिया? जो रिवाइज्ड इंटरनेशनल सिस्टम स्टेजिंग है उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं, beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन बिल्कुल जैसे इधर था, एल्ब्यूमिन देखते हैं, LDH देखते हैं, और बैड साइटोजेनेटिक एक्टर्स। बैड साइटोजेनेटिक एक्टर्स कौन से हैं? ये सब जो हैं ये बैड साइटोजेनेटिक एक्टर्स हैं। 17p13 डिलीशन, T414, T1416, 1420, गेन और एम्पलीफिकेशन ऑफ 1Q, ये ऐसी गेन है जो कि बैड गेन है, और LDH ग्रेटर देन 2 टाइम्स। वही बात यहाँ पे है कि beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन, LDH एंड बैड साइटोजेनेटिक एक्टर्स हम इसमें देखते हैं। 414, 1416, डिलीशन 17p। अब ये हमें सब ये जो चीज़ें हैं हमें ये सब ये डिलीशन ये कैसे हमें पता चलती हैं? ये हमें फ़िश या कैरियोटाइप से पता चलती हैं। इसी तरह लॉट्स ऑफ जनरली हाइपर डिप्लॉयड हैविंग लॉट्स ऑफ क्रोमोसोम इज़ नॉट अ बैड थिंग। ट्रांसलोकेशन 1114 इज़ नॉट अ बैड। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टैंडर्ड रिस्क हैं। ट्राइसोमीज हाइपर डिप्लॉयड 1114, 614, ये चीज़ें ये स्टैंडर्ड रिस्क है, ये बैड नहीं है। बैड वंस जो हैं वो यही हैं, 414 है, 1416 है, 1420 है, एंड डिलीशन 17p and gain of 1Q. Only gain which is bad, gain of 1Q. अब आगे बात ये है कि जो ट्रीटमेंट जो है वो इतना बदलता नहीं है। अगर स्टेजिंग वर्स है तो ट्रीटमेंट वही रहता है, लेकिन आपको इतना पता चल जाता है कि प्रोग्नोसिस कैसा होगा, सर्वाइवल कैसा होगा। स्टैंडर्ड रिस्क माइलोमा तकरीबन 10 साल तक सर्वाइवल है, हाई रिस्क में सिर्फ 2 से 5 साल तक है, इंटरमीडिएट में समवेयर इनके दरमियान में है, और अल्ट्रा हाई रिस्क अप्रॉक्सीमेटली जिसमें दो से ज़्यादा अबनॉर्मलिटीज़ हैं उनका फर्दर जो है वो सर्वाइवल बैड है। अगेन दिस इज़ जस्ट ये सब दिस आर जनरलिटीज़, दिस पोर्शन इट्स नॉट वेरी एब्सोल्यूट। हमने अपना मल्टीपल माइलोमा का जर्नी यहाँ से शुरू किया था, माइलोमा स्पेक्ट्रम डिसीज़ से। उसके बाद हमने मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा, फिर हमने उसकी स्टेजिंग पढ़ी। स्टेजिंग में 2 सिस्टम पढ़े, ओल्ड इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम, रिवाइज्ड इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम। हमने बैड साइटोजेनेटिक एक्टर्स के बारे में पढ़ा, और अब ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जस्ट आप 100% श्योर करें कि ये मल्टीपल माइलोमा ही है। मेक श्योर दिस इज़ मल्टीपल माइलोमा। उसके बाद मैंने डॉक्टर ये गुडमैन के लेक्चर से सुना है
कि डॉक्टर गुडमैन कहते हैं कि मल्टीपल माइलोमा सोसाइटी कहती है कि आप हर पेशेंट का पेट करें, लेकिन डॉक्टर गुडमैन जो है वो कहता है कि पेट हर पेशेंट का करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर गुडमैन की क्या अप्रोच है, वो लो डोज सीटी रेकमेंड करता है, और अगर लो डोज सीटी पॉजिटिव आए तो दैट्स इट मींस पेशेंट को पॉजिटिव बोन डिसीज़ है अगर लो डोज सीटी पे। हाँ, अगर लो डोज सीटी नेगेटिव आए तो फिर वो भी कहता है कि एमआरआई और पेट करने की ज़रूरत है, लेकिन मल्टीपल माइलोमा कम्युनिटी कहती है कि पेट स्कैन आप हर पेशेंट पे करें। पापा हीम स्टार्ट्स फ्रॉम लो डोज सीटी, अगर नेगेटिव आए तो फिर वो पेट या एमआरआई पे एक पे रिकमेंड करता है, बट शुरू में हर किसी को पेट नहीं करता। मजीद टेस्टिंग बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन LDH एसपैप इम्यूनोफिक्सेशन लाइट चेन, ये हमने पहले ही पढ़ा है डायग्नोसिस में, ये सब टेस्ट भी करवाने हैं। और लेस दैन 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है इसमें। और बोन मैरो बायोप्सी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। we know this thing how when we talked about the diagnosis. Another thing is this, there is no need of echocardiography, कोई echocardiography की ट्रीटमेंट से पहले ज़रूरत नहीं है। अब अप्रोच टू थेरेपी, हमने थेरेपी कैसे करनी है। सो बिफोर आई गो फर्दर लेट्स एक्सक्यूज मी, ये वाली मेडिकेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये मेडिकेशन हमने इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करनी है मल्टीपल माइलोमा में। इनके मुख्तलिफ इनके रेजिमेन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। रेवलीमेड है, इसको लिनालिडोमाइड, वेलकैड, बोर्टिज़ोमेब, डेक्सामेथासोन, डेराटुमुमैब, साइक्लोफॉस्फामाइड, थैलिडोमाइड, ये मेडिकेशन है जो कि हमने यूज़ करनी है। नाउ हाउ वी यूज़ इट। सो अप्रोच टू थेरेपी, अब USA में देयर आर 3 ways to treat it. One is called the RVD. RVD is Revlimid, lenalidomide, bortezomib, V is for Velcade, and dexamethasone. RVD is the most common, most tested combination जो कि यूज़ किया जाता है। एंड आई वॉज लिसनिंग टू डॉक्टर गुडमैन का मैं सुन रहा था, तो उसमें लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि RVD जो है वो आपके जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट सिनेरियो में RVD ही अच्छा है, तो आपने RVD को ही एग्ज़ाम में चूज़ करना है। अनदर जो है रेजिमेंट वो डेरा RVD है। डेरा RVD इज़ डेराटुमुमैब, रेवलीमेड, वेलकेड एंड डेक्सामेथासोन। मतलब जो हमारा जो कन्वेंशनल जो हमारा जो रेजिमेन है उसके साथ हमने डेराटुमुमैब हमने ऐड कर दी। अब देयर आर स्टडीज़, कुछ स्टडीज़ हैं यूरोपियन, कुछ स्टडीज़ हैं जिस तरह नॉट यूरोपियन, आई थिंक ग्रिफिन ट्रायल जो कि फ़ेज़ 2 ट्रायल था, उसमें कहा कि जब डेरा RVD मोर कंप्लीट रिस्पॉन्स मोर कंप्लीट रिमिशन देती है, तो डेरा RVD इज़ सीम्स लाइक गुड। इसी तरह यूरोप में एक स्टडी थी, उन्होंने डेरा VTD को किया, डेराटुमुमैब, एंड V इज़ बेसिकली वेलकेड, T is thalidomide, and D is dexamethasone. डेराटुमुमैब, वेलकेड, थैलिडोमाइड, डेक्सामेथासोन, इन्होंने ये किया और उन्होंने फाइंड किया कि डेरा VTD इम्प्रूव्स PFS। लेकिन इशू ये है कि हमको ये नहीं पता कि जो डेरा के एडिशन से ओवरऑल सर्वाइवल प्रोलॉन्ग होता है कि नहीं होता। हमें इस चीज़ का नहीं पता कि डेरा जो ओवरऑल सर्वाइवल वो प्रोलॉन्ग है कि नहीं है। तो लेकिन डेरा इज़ एक्सेप्टेबल, इट कैन बी यूज्ड। RVD, डेरा RVD, they are both good, they can be used. Another regimen is the CyBorD. CyBorD is when we add the cyclophosphamide, bortezomib and thalidomide. Dexamethasone, CyBorD. सो साइबोडी कॉम्बिनेशन जो है वो हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ सिचुएशन है जिसमें साइबोडी भी आप यूज़ करते हैं। वो सिचुएशन क्या है, मसलन रीनल फेलियर में आप साइबोडी यूज़ करते हैं।
पेशेंट हॉस्पिटल में है और अभी आप रेवलिमिट की इंश्योरेंस ऑथराइजेशन नहीं मिल रही, तो आप रेवलिमिट अब आपकी नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो सिचुएशन में आप अगेन आप साइबर-डी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली इन 2 सिनेरियो में आप साइबर-डी यूज़ करते हैं और फिर बाद में आप उसको आरवीडी पे ट्रांजिशन करते हैं। सो शॉर्ट समरी ऑफ दिस स्लाइड ये है कि आरवीडी और डेरा आरवीडी जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। डेरा आरवीडी हमें पता है कि ये इंक्रीज़ पीएफएस करती है, इंक्रीज़ कंप्लीट रिमिशन कर सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ओवरऑल सर्वाइवल प्रोलॉन्ग करती है कि नहीं करती। अगर ओवरऑल सर्वाइवल प्रोलॉन्ग करती है पता लग गया तो फिर डेरा आरवीडी यूज़ करेंगे, लेकिन डेरा आरवीडी इज़ एक्सेप्टेबल। साइबर-डी 2 सिचुएशन, रीनल फेलियर या पेशेंट को रेवलिमेड अप्रूव नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में साइबर-डी आप यूज़ करें और बाद में उसको आरवीडी से ट्रांजिशन करें। अगेन समराइज द मेडिकेशन जो हम यूज़ करते हैं, रेवलिमेड, लेनालिडोमाइड, वेलकेड, डेक्सामेथासोन, डेराटुमुवैब, साइक्लोफॉस्फेमाइड, थैलिडोमाइड। अब आरवीडी को देना कैसे है? आरवीडी में बहुत सारे तरीक़ों से आरवीडी को दिया जा सकता है। सबसे पहले वेलकेड के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी ट्रायल्स थे उन ट्रायल्स में वेलकेड को हफ्ते में 2 बार दिया गया, ट्वाइस वीकली। लेकिन डॉक्टर गुडमैन कहते हैं कि वंस वीकली इज़ फाइन एंड देयर इज़ लेस न्यूरोपैथी। लेकिन हफ्ते में अगर आप 1 दफ़ा भी दो तो ये भी सही है और कम न्यूरोपैथी है। इसी तरह रेवलिमेड के बारे में, लेनालिडोमाइड के बारे में ट्रायल्स ने कहा है कि इसको आप 21 डेज साइकिल आप रेवलिमेड को दो, 14 डेज़ आप रेवलिमेड दो और 7 डेज़ ऑफ करो, और विद वीकली वेलकेड एक तरीका ये भी है। लेकिन डॉक्टर गुडमैन ने लिखा है कि ही लाइक्स 4 वीक साइकिल्स। सो हाउ ही डज इट, वो 4 वीक साइकिल करता है, वो 21 डेज़ ऑफ रेवलिमेड देता है और फिर 7 डेज़ ऑफ रेवलिमेड ऑफ। 21 डेज़ ऑफ रेवलिमेड, 7 डेज़ ऑफ। 21 डेज़ के साथ 25 मिलीग्राम डेली 21 डेज़ के लिए और 7 डेज़ ऑफ, और साथ में वो वीकली वेलकेड एवरी वीक दे रहा है पेशेंट को। और थर्ड मेडिकेशन डेक्सामेथासोन इन द इन्फ्यूजन, वो जब भी पेशेंट इन्फ्यूजन सेंटर में आए तो उनको डेक्सामेथासोन दी जाती है। 40 मिलीग्राम से स्टार्ट डेक्सामेथासोन करते हैं और वो जैसे जैसे आगे करें तो 20 मिलीग्राम और इवेंचुअली वी स्टॉप इट। एक बात इम्पॉर्टेंट कि चेक सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफिक्सेशन, लाइट चेन, immunoglobulin day 1 of every cycle and then follow it. SPEP, immunofixation, light chain, immunoglobulin day 1 of every cycle and then follow it. इस स्लाइड में रेवलिमेड के ऊपर बात करते हैं। जो रेवलिमेड है इसको आप स्टेबल सीकेडी पेशेंट में आप दे सकते हैं, लेकिन आपने डोज को आपने कम करना है। हाँ, अगर किसी पेशेंट का रैपिडली डिक्लाइनिंग रीनल फंक्शन हो रहा है, जैसे न्यूली डायग्नोस मल्टीपल माइलोमा है और पेशेंट को सीवियरली रिड्यूस्ड जीएफआर है, AKI है, तो ऐसी कंडीशन में आप रेवलिमेड को आप होल्ड करो और आप साइबर-डी दो, और जैसे रीनल फंक्शन स्टेबलाइज हो देन फिर आप रेवलिमेड को आप देना शुरू करो। रेवलिमेड इवन कि आप डायलिसिस में भी दे सकते हैं, लेकिन आपने डोज को एडजस्ट करना है। अब ट्रांसप्लांट एलिजिबल पेशेंट्स में हम 3 to 4 साइकिल्स ऑफ आरवीडी देंगे। अच्छा, अगर हम डेरा आरवीडी दे रहे हैं तो डेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसको वीकली हमने डेरा को ऐड कर देना है। इसको 8 वीक वीकली एंड देन स्पेस्ड आउट टू एवरी 2 वीक एंड मंथली, 8 वीक वीकली और बाद में स्पेस्ड आउट टू एवरी 2 वीक, एवरी 2 वीकली एंड मंथली। और डेरा सबकुटेनियसली देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ नहीं करती। आरवीडी एंड डेरा आरवीडी इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट एलिजिबल में हमने 4 साइकिल्स हमने देने हैं। डेरा वीकली डेरा देनी है 8 वीक वीकली, उसके बाद एवरी 2 वीकली हमने देनी है और फिर हमने इसको मंथली कर देना है। जो ये स्लाइड से हमने जो पहले जो स्लाइड डिस्कस की थी जिसमें हमने आरवीडी का पढ़ा, तो इसमें आप देखो कि डॉक्टर गुडमैन का जो तरीक़ाकार है ये वेलकेड देने का और रेवलिमेड देने का डिफरेंट है। मतलब कि ट्रायल्स जो हैं वो 21 डेज़ जो ट्रायल्स जो हैं वो 14 डेज़ रेवलिमेड दे रहे हैं, 21 डेज साइकिल दे रहे हैं,
मतलब और जो डॉक्टर गुडमैन है वो 4 वीकली साइकिल दे रहे हैं। इसी तरह वेलकेट का स्टडीज़ में ट्वाइस वीकली किया है, लेकिन डॉक्टर गुडमैन वंस वीकली कर रहे हैं। तो मतलब इट्स नॉट, जो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ या मैंने लेक्चर्स नोट किए, इट्स नॉट समथिंग वेरी स्टैंडर्ड। और मतलब कि आप इसको अपनी जो लोकल जो गाइडलाइंस है, अपने लोकल जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आप इसको लोकल आप फॉलो करो। मैं अगर देखूँगा तो मैं अप टू डेट को फॉलो करूँगा कि अप टू डेट जो आज की डेट में वो क्या कहती है। अगर डॉक्टर गुडमैन का तरीक़ाकार अप टू डेट में कहीं है तो मैं उसको फॉलो करूँगा। अगर डॉक्टर गुडमैन का तरीक़ाकार अप टू डेट में नहीं है तो मैं अप टू डेट को फॉलो करूँगा। जो मेरे पास रिटन स्टैंडर्ड ऑफ केयर है मैं वो देखूँगा। हाँ, या अगर कोई न्यू स्टडी है या ऐसी कोई स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से मुझे मिल जाती है जिसमें डॉक्टर गुडमैन को वो सपोर्ट करती है तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अपने लोकल जो एरिया की जो गाइडलाइंस है, अमेरिका में तो अप टू डेट हो या किसी और जगह पे हो, जो कीमोथेरेपी की गाइडलाइंस हैं उसको आप देखो। इम्पोर्टेंट टॉक्सिसिटीज़ जो कि रेवलीमेड और लिनालिडोमाइड की आपको पता होनी चाहिए। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जितने भी पेशेंट आप लिनालिडोमाइड से ट्रीट करो, रेवलीमेड से, वो एस्प्रिन पे होने चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट जिनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क ज़्यादा है उनमें आप एलिक्विस भी दे सकते हो। अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सेट क्राइटेरिया किसको एस्प्रिन देनी किसको एलिक्विस देनी है, लेकिन क्लिनिकल जजमेंट पे अगर पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो या डीवीटी है या वो और उसको क्लिनिकल इश्यूज़ हैं, इमोबिलिटी है, तो एलिक्विस दो। अदरवाइज़ हर पेशेंट जो है वो एस्प्रिन पे होना चाहिए। दूसरी कुछ हैं, ट्रैशीज़ है, फटीग है, लो ब्लड काउंट है, सेकेंडरी मलिग्नेंसीज है, TP53 म्यूटेशन है, स्किन कैंसर है। अब वेलकेट, बोर्टिज़ुमैब। वेलकेट की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर फोकस होना चाहिए। सो इशू ये है कि इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन, अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देते तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी परमानेंट भी हो सकती है। और अगर ये परमानेंट हो जाए तो तब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि आप गैबापेंटिन दोगे लेकिन ये कुछ नहीं करेगी, जस्ट अ लिटिल बिट सिम्टोमेटिक रिलीफ। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटीजी ये है कि इसको आप प्रिवेंट करो। सो हाउ टू प्रिवेंट इट, आप पेशेंट से हर बार जब भी पेशेंट आए आप पूछो आप उसको न्यूरोपैथी तो नहीं हो रही, और उसको लोअर द डोज करो। इवन आप स्टॉप करो, पेशेंट को आप टाइम दो इस न्यूरोपैथी को रिकवर होने का, और बाद में आप वेलकेट या बोर्टिज़ुमैब को चलाओ। अदर एडवर्स इफेक्ट, लोकल इंजेक्शन साइट इरिटेशन, डायरिया, बट पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज़ द मोस्ट important one. Now, some important adverse effects of daratumumab. Daratumumab का सबसे important ये है कि ये अल्टर ABO ब्लड ग्रुप, ये मेडिकेशन ABO ब्लड ग्रुप चेंज कर देती है। तो आपने ब्लड बैंक को पहले से बताना है ये स्टार्ट करने से पहले, सो दैट कि वो अप्रोप्रिएट टाइप एंड स्क्रीन करें। ओके, नाउ दिस इज़ आवर इनिशियल थेरेपी। लेट्स से हमने पेशेंट की ये मेडिकेशन स्टार्ट की, अब हमने उसके बाद हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करते हैं। सो ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, it does not increase overall survival, but it increase progression free survival. So this is the thing, ये progression free survival improve करता है। अब ये है कि हमने इसको ज़रूरी नहीं कि हम इसको राइट वे ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करें, तो इसको आप रिलैप्स पे भी कर सकते हो। बट मेन बात यह है कि आपने स्टेम सेल को कलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप रेवलीमेड उस पेशेंट को देते जा रहे हो, रेवलीमेड देते जा रहे हो, तो जो रेवलीमेड है ये बोन मैरो को ख़त्म कर देगी, इट विल फ्राई द बोन मैरो, ये बोन मैरो को फ्राई कर देगी, और तब आप स्टेम सेल कलेक्ट कर ही नहीं सकोगे। तो इसलिए इसमें यह है कि आपने इसको राइट वे नहीं करना, आप इसको बाद में रिलैप्स भी कर सकते हो, लेकिन स्टेम सेल को कलेक्ट करना है, इसलिए आपने स्टेम सेल आपने कलेक्ट करने हैं। तो हाउ डू वी डू द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इस पे मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगा, क्योंकि ये होल न्यू टॉपिक है कि हाउ वी डू द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सो इस पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। अभी बात करते हैं व्हाट इज़ मेंटेनेंस थेरेपी। आपने शुरू में मेडिकेशन दे दी,
आपने ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिया या आपने नहीं किया, अब आपने मेंटेनेंस थेरेपी कैसे देनी है। ओके, अब हमने ट्रांसप्लांट कर लिया और अब हमने पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी देनी है। तो अभी हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट के बाद, आफ्टर ट्रांसप्लांट, यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर ट्रांसप्लांट हमने मेंटेनेंस थेरेपी देनी है। तो बहुत सारे तरीके से लोग मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, लेकिन रिमेंबर वन फॉर द टेस्ट और ऑल्सो रियल लाइफ में जो मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो लिनालिडोमाइड है। ऑफ कोर्स जब आप पेशेंट को लिनालिडोमाइड दे रहे हो तो आप एस्प्रिन देते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि रेवलीमेट लिडोमाइड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क ज़्यादा है और पेशेंट एस्प्रिन 81 पे होना चाहिए, और कुछ सेलेक्टेड केसेस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में एलिक्विस भी देनी होगी पेशेंट को। सो एस्प्रिन और लिडोमाइड, अब ये इंक्रीज प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल, लेकिन कुछ स्टडीज़ शो करती हैं कि ये इंक्रीज ओवरऑल सर्वाइवल, दैट इज़ वेरी गुड कि ये ओवरऑल सर्वाइवल भी इंक्रीज करती है। अब लेट्स से पेशेंट आपके पास डे 100 to 120 डे पे आता है जब ट्रांसप्लांट हो गया है। अब आप 10 मिलीग्राम डेली डोज उसकी स्टार्ट करोगे और कुछ मंथ के बाद अगर वो टॉलरेट कर रहे हैं, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप डोज को 15 मिलीग्राम इंक्रीज़ कर दोगे। तो यूएसए में ये ड्रग आप इसको फॉर एवर कंटिन्यू भी कर सकते हो। यूरोप में यूजुअली इसको 2 साल देते हैं, लेकिन डॉक्टर गुडमैन की स्ट्रेटजी कि वो यूजुअली 3 साल देते हैं, और अगर पेशेंट समझे कि देर आर सम सेकेंडरी कैंसर रिस्क, तो इफ़ पेशेंट अंडरस्टैंड इट और वो पेशेंट को कोई मसला नहीं है, तो आप इसको थेरेपी को फॉर एवर कंटिन्यू भी कर सकते हो। कुछ लोग डबल मेंटेनेंस भी देते हैं, ट्रिपलेट मेंटेनेंस भी देते हैं, लेकिन एज पर डॉक्टर गुडमैन के अगर इट्स मोर देन लिनालिडोमाइड, इट इज़ नॉट अ मेंटेनेंस, इट इज़ नॉट अ मेंटेनेंस। अगर लिनालिडोमाइड से आप ज़्यादा मेडिकेशन आप दे रहे हो तो ये मेंटेनेंस नहीं है। तो सम अल्ट्रा हाई रिस्क में आप दे भी सकते हो, लेकिन अगेन इट ओनली इंक्रीजेस प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल पेशेंट पे। लेट्स से पेशेंट की एज 70 प्लस है, 73 ईयर, 74 ईयर, 75 ईयर ओल्ड मेल, उसमें आप ट्रांसप्लांट इज़ टू रिस्की टू डू इट, तो उसमें आप ट्रांसप्लांट नहीं करोगे, तो वो ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल पेशेंट है। तो उसमें अब आप कैसे करोगे? तो एक स्टडी थी स्वाग S0777, इसमें उन्होंने किया कि RVD के 8 साइकिल दिए और उसके बाद रेवलीमेट प्लस माइनस डेक्सामेथासोन को उन्होंने एज ए मेंटेनेंस दिया। अब इशू ये इसमें जो मेन जो इशू आता है वो है कि वेलकेट की न्यूरोपैथी। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि रेवलीमेट की इंपॉर्टेंट न्यूरोपैथी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, लेकिन वेलकेट की जो इंपॉर्टेंट न्यूरोपैथी वो पेरिफेरल वेलकेट की जो इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो जब आप स्वाग S0777 RVD 8 साइकिल प्लस बाद में रेवलीमेट और डेक्सामेथासोन दे रहे हो, तो इसमें जो V है वेलकेट, इसकी न्यूरोपैथी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इट बिकम्स अ पेन, पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। तो इसका इन्होंने अल्टरनेटिव ये किया कि RVD लाइट एक स्ट्रेटजी यूज़ की, जो कि फेज़ 2 MD एंडरसन ट्रायल था। इसमें डोज रिडक्शन की ऑफ ऑल दोज ड्रग्स, जितनी भी जो ड्रग हैं सेम स्वाग S0777 की ड्रग्स, उनकी डोज रिडक्शन की। तो डॉक्टर गुडमैन कहते हैं कि ही वाज यूजिंग दिस वन, लेकिन उसके बाद एक और नई स्टडी आई, वो था माया ट्रायल, माया स्टडी। सो माया स्टडी में उन्होंने ये किया कि उन्होंने डैराटुमुमैब प्लस रेवलीमेट प्लस डेक्सामेथासोन, और उसके बाद उन्होंने जो उसकी जो कंटिन्यू की वो रेवलीमेट की। सो डैराटुमुमैब रेवलीमेट डेक्स और 8 साइकिल दिए, उसके बाद डेरा और डेक्स को उन्होंने स्टॉप किया और रेवलीमेट किया। और दिस सीम्स टू बी अ वेरी नाइस स्ट्रेटजी और माया ट्रायल। सो नाउ एल्डरली पेशेंट में माया ट्रायल इज़ बेटर। अगर उसके बाद ये नहीं किया जा सकता तो उसके बाद RVD लाइट।
एक और एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट वेलकेट का, शिंगल्स कर सकते हैं, तो पेशेंट शुड बी ऑन साइक्लोवेयर प्रोफिलैक्सिस। अब बोन थेरेपी टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स, 3 मेडिकेशन इंपॉर्टेंट, पेमिड्रोनेट, जोलिंड्रोनिक एसिड, डेनिसुमैब, पहली 2 बिसफॉस्फोनेट हैं, और यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है जोलिंड्रोनिक एसिड है, तो इसको 3 मंथली देते हैं फॉर 2 ईयर्स। अगर पेशेंट को डेंटल इश्यूज़ हैं तो आप इसको होल्ड ऑफ भी कर सकते हो, तो आप होल्ड ऑफ द मेटा कर सकते हो अगर डेंटल इश्यूज़ हैं, बिकॉज वी डोंट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसको डेंटल नेक्रोसिस हो जाए। तो 3 मंथली आप उसको 2 साल देना है, और उसके बाद आप स्टॉप कर सकते हो। डेनिसुमैब जो है, एज पर डॉक्टर गुडमैन, ही डज़ नॉट लाइक इट। It's not a game changer. Why? First of all, it initially इसको कंसीडर किया गया कि ये किडनी पे जो पेशेंट जिसको AKI है उनके लिए ये ड्रग सेफ़ है डेनिसुमैब, लेकिन जो ट्रायल था उसमें बहुत सारे पेशेंट उन्होंने ऐसे एक्सक्लूड कर दिए जिनको रियली बैड किडनी फेलियर थे, मतलब जिनके बैड किडनी से उस ट्रायल में उनको एक्सक्लूड किया गया। तो इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि दिस ड्रग रियली वर्क्स फॉर AKI पेशेंट और नॉट। दूसरा मसला ये कि ये मंथली ड्रग है, और एक और इशू ये है कि ये वेरी एक्सपेंसिव है और हाइपोकैल्सीमिया करती है। तो इस बेस के ऊपर डॉक्टर गुडमैन रिकमेंड कि आप जोलिंड्रोनिक एसिड दो, वही कॉमन है। और अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोकैल्सीमिया और एल्डरली पेशेंट है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, और ही डज़ नॉट रिकमेंड, वो नहीं रिकमेंड करता कि आप डेनिसुमैब दो।